ਪੀਟੀਆਈ 2000 ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ 100% ਜੌਬ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੈਂਕ 1 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੌਪ ਰੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ 7th ਰੈਂਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੀਪੀ ਦੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। बट अनफॉर्चुनेटली ये भर्ती पूरी नहीं हो सकी, बट इन्होंने स्टूडेंट्स ने टॉप किया वर्धमान इंस्टीट्यूट तो हुण बारी तुहाडी है। पीटीआई दी 2000 वैकेंसीज लई वर्धमान इंस्टीट्यूट दे विच एक बहुत ही रिनाउंड टीचर्स मीनाक्षी मैम द्वारा जिहड़ा बैच स्टार्ट किया जा रहा 6 अगस्त तो। ये बैच ऑनलाइन लाइव मोड ते रहेगा ते विच तुहानूं रिकॉर्डिड क्लासिस भी मिलणगियां। मैम का एक्सपीरियंस ही इन्ना ज़्यादा कि तुहानूं मतलब किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 101% तुसी सिर्फ सिंगल बैच के उत्ते रिलाई कर सकते हो। 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर के पेपर में जो आपका रिटन टेस्ट है वो 70 मार्क्स का रखा हुआ है, 70 मार्क्स। अब ये मेरी कोशिश रहेगी और आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि 70 के 70 नंबर आप कैसे ले सकते हैं। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं आने वाला है। ऑलरेडी इसके पहले भी पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर डीपी का पहले भी एग्जामिनेशन हो चुका है, पीटीआई का पहले भी एग्जाम हो चुका है। तो ये जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही एग्जामिनेशन फिर से आने वाला है। किस लेवल के आएगा, किस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तैयारी किस लेवल की करनी है, दैट इज वाई आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर सब चीजें आपको उसी तरीके से पढ़ाई जाएंगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। कोई फालतू बात नहीं, पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस होंगी, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जो मुझे लगता है अगर ये 70 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपके आने वाले हैं तो ये 70 के 70 क्वेश्चंस पर ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपकी जितनी अच्छी रहेगी तो उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उसी के ऊपर हमारा इस बार ज्यादा फोकस रहेगा कि मैं आपको इस एग्जाम के लिए इतने अच्छे से तैयार कर दूं कि आप लोग 70 के 70 क्वेश्चंस अच्छे से कर पाए। इसके बाद 30 नंबर का आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट रहेगा कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, इस तरीके से आपको मार्क्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आपके पास यहाँ पर काफी अच्छा मौका है इस वैकेंसी को लेकर। ठीक है, तो ये तकरीबन 2016-17 का पीटीआई का सिलेबस है, बट ज्यादा सिलेबस में बदलाव होते नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिलेबस में चेंजेस आपको मिलेंगे नहीं। दिस वुड बी द सिलेबस, ऑलराइट। और अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे। तो जो भी सिलेबस आपके सामने है मैं डेफिनेटली इससे ज्यादा ही पढ़ाने वाली हूँ। आपने पहले भी स्कॉलर्स मंत्रा एंड वर्धमान करियर प्लेस में फील्ड एजुकेशन की क्लासेस देखी होंगी। वर्धमान करियर प्लेस में जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है वो काफी डिटेल और काफी डीप एजुकेशन आपको मिलती है। तो सिलेबस ये आपका एक आइडिया है, डेफिनेटली आपको इससे अच्छा और इससे ज्यादा ही पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल है, ज्यादा कुछ डिटेल में पूछा भी नहीं है, दिया भी नहीं है। दिस इज इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ फील्ड एजुकेशन। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया है। उसके बाद साइकोलॉजी पे ज्यादा सवाल बनते हैं हमेशा, तो इसके ऊपर भी हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। इसके साथ ही फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, सिंपल फिजियोलॉजी है, और स्पोर्ट्स मेडिसिन, मतलब यहाँ पे फर्स्ट एड, स्पोर्ट्स इंजरीज की भी बात की जाएगी, तो स्पोर्ट्स इंजरीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। हेल्थ एजुकेशन ये कॉमन सा फैक्टर है, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे पकड़ेंगे। और इसी के साथ मेथड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ऑफिशिएटिंग, कोचिंग, यहाँ से सवाल बनते हैं। यहाँ से ज्यादा सवाल आने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि टूर्नामेंट्स इसमें आ जाता है, तो टूर्नामेंट्स में से काफी अच्छे सवाल बनते हैं। ऑफिशिएटिंग हो गया, कोचिंग हो गया, तो इसे भी हम कवर करेंगे। और भी अच्छी बात यह है कि ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, यहाँ से डेफिनेटली सवाल बनते हैं। हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक्स इन ग्रीस, कहाँ से शुरू हुआ, ओलंपिक्स कहाँ से शुरू हुए ग्रीस में, तो वो सब चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती हैं। योग, एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिक्रिएशन और हेल्थ न्यूट्रिशन, तो ये है आपका सिलेबस। ठीक है, तकरीबन काफी पुराना सिलेबस है, बट फिर भी पिछली बार जो पंजाब पीटीआई का एग्जामिनेशन आया था उसमें भी यही सिलेबस माना था, और ये सिलेबस मैं डेफिनेटली आपको शेयर कर दूंगी। मुझे तो लगता है कि एग्जामिनेशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा, एग्जाम का लेवल लो ही रहेगा, क्योंकि एलिमेंट्री लेवल की
वैकेंसी है, तो हम ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करें, बट ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नॉर्मली आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत सारी किताबें हैं, कहाँ तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इस टाइम पर 1 महीना से 1.5 महीना अगर मैं आपको स्पेसिफिक तैयारी करवाने के लिए कह रही हूँ, तो वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। वो सब चीजें आपको किताबों में शायद ना भी मिले। किताबों में एक किताब बनती है सारे एग्जामिनेशंस को फॉलो करके, बट यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, जिसमें आप काफी आसानी से समझ पाएंगे। मुझे जरूर पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि वन व्हाट अबाउट पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज का क्या। तो ये मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ, क्योंकि जो जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ या फिर जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है बस इतना काफी है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पंजाबी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। कंटेंट आपको जो भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे वो भी आपको पंजाबी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होगा उसके पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप लोग आराम से उसको समझ सके, उसको पढ़ सके। पीपीटी भी आपको इंग्लिश और पंजाबी दोनों में ही कंबाइंड करके मिलेगी, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। हाँ, मैं थोड़ा सा इंग्लिश इंग्लिश तो नहीं, जिस तरीके से मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी, वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगी और कोशिश करूंगी कि बहुत आराम से पढ़ाऊं, क्योंकि जल्दबाजी है नहीं, आराम से पढ़ेंगे, आराम से सीखेंगे, ठीक है। इसी के साथ डिस्कशन सेशंस हम रखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा, अब मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंस्टीट्यूट्स में केवल पढ़ाते हैं, बच्चों के डाउट्स, बच्चों के डिस्कशंस नहीं किए जाते क्लियर, और इस वजह से बच्चों के जो क्वेश्चंस है वो कभी क्लियर ही नहीं हो पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिस्कशंस भी करें, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में बच्चों के डाउट्स और बच्चों के डिस्कशंस फुलफिल किए जाएंगे, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी एग्जाम को लेकर वो भी आपकी जरूर फुलफिल की जाएगी। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मंडे टू फ्राइडे। मुझे ये पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं सीपीएड एंड डीपीएड जिन्होंने किया हुआ है, अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि बैच परचेस करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, फिर खुद सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट बात आती है यहाँ पर कम वक्त में भरोसा करने की। तो अब आप, ये आपके हाथ में है कि आप इतने कम वक्त में रिस्क तो ना ले तो ही अच्छा रहेगा। तो जहां पर आपको भरोसा है, जिस पर आपको ट्रस्ट है, वहां पे जरूर एफर्ट लगाएं। अब अगर मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को लेकर, तो बेसिकली हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते क्यों हैं? सिंपल सादा सा सवाल है, हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में क्या करते हैं, क्या डेफिनेशन आपके एग्जाम में बन सकती है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हम लोग अपनी परफॉर्मेंस, जो भी हम किसी भी गेम के लिए फिर किसी भी कंपटीशन के लिए compete करते हैं, तो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक हम प्लान करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी टेक्निक, आप अपनी स्किल्स, आप अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से इम्प्रूव करें कि जिस टाइम पर आपका कंपटीशन है उस टाइम पर आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो सके। सिंपल, दोबारा से एक बार समझते हैं। सपोज करिए आपका कंपटीशन है 3 महीने के बाद। अब 3 महीने में आपके पास टाइम है, और 3 महीने को आप इस तरीके से प्लान आउट करते हैं कि आप अपनी किन एबिलिटीज को डेवलप करेंगे, स्पीड, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, किस तरीके से आप डेवलप करेंगे, ताकि आप स्पोर्ट्स कंपटीशन जो 3 महीने के बाद है उसके लिए तैयार हो सके और प्रॉपर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो सके। सिंपल है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन समझ पा रहे हैं, इसको यहाँ पे सवाल नहीं बनते, यहां से कोई सवाल नहीं आएगा, बट ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब इन हाईलाइटेड वर्ड्स को देखिए, आपको इन्हीं को पकड़ना है। सिस्टमैटिक तरीका है, रेगुलर प्रोसेस है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने अपनी प्रैक्टिस को रोक दिया तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस जितनी आपने बढ़ाई थी वैसे ही कम हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, वो रेगुलर, वो कंटिन्यू होना जरूरी है, तभी आप में रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, एंड दैट इज द मीनिंग, यही मतलब है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। एक प्लानिंग तरीके से होती है, एक रेगुलर प्रैक्टिस तरीके से होती है, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। अगर सही तरीके से किया जाए तो डेवलपमेंट भी इसमें लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल से एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आप लोग वैष्णो देवी गए होंगे, या फिर आपने ट्रैकिंग कभी करी होगी, पहाड़ों पे तो चढ़े ही होंगे आप। ठीक है, तो जब भी आपने ट्रैकिंग करी है या फिर आपने पहाड़ों पे कभी चढ़ा होगा, या फिर वैष्णो देवी अगर आप कभी गए हैं,
अभी अमरनाथ की यात्रा भी चल रही है, तो जब आप जाते हैं तो बहुत थक जाते हैं आप, बहुत थक जाते हैं आप। 2 से 3 दिन बहुत ज्यादा चढ़ाई करने के बाद आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन तक आपके बॉडी में बहुत पेन होता है। तो क्या इसको हम लोग सही तरीके की ट्रेनिंग कह सकते हैं? नहीं। क्या इससे हमारी बॉडी में कुछ डेवलपमेंट होगा? नहीं। डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने इसको रेगुलर नहीं किया है, आपने इसको प्लानिंग के साथ नहीं किया है, आपने इसको कंटिन्यू नहीं किया है। एक बार किया है, उसके बाद जैसे ही आप नीचे उतर के आएंगे, आराम करेंगे, आपकी बॉडी वैसी की वैसी ही हो जाएगी। तो क्या इसको आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहेंगे? नहीं, इसको आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि जो ट्रेनिंग आपकी हर रोज एक ही तरीके से, रेगुलर तरीके से, कंटिन्यू तरीके से, प्लानिंग की तरीके से होती है, उसी को आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करेंगे और तभी डेवलपमेंट भी आपकी बॉडी में होगा। ठीक है, डन। तो आई थिंक इतना समझना काफी रहेगा। यही सब यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह दी हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। नाउ अब डेफिनेशन के साथ ही यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग की भी बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स, यहां से सवाल डेफिनेटली बन सकता है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसको हम समझ सकते हैं SPORT, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। S का मतलब है स्पेसिफिसिटी, ठीक है। P का मतलब है प्रोग्रेशन, O का मतलब है ओवरलोड, R का मतलब है रिवर्सिबिलिटी और T का मतलब है टीडियम। स्पेसिफिसिटी का मतलब हो गया कि जब भी आप ट्रेनिंग करें तो ट्रेनिंग आपकी एक सही तरीके से और काफी स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब है जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वही चीज आपकी डेवलप हो। अब एक सवाल मैं पूछती हूँ आपसे, मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा, बॉक्सर मसल्स किसको कहा जाता है? हाँ जी, ये सवाल कुछ आता है एग्जाम में। बॉक्सर मसल किसको कहा जाता है? बॉक्सर मसल किसको कहा जाता है? हाँ जी, एनीबडी? बिल्कुल। अगर हम लोग बॉक्सर मसल्स की बात करें तो बॉक्सर मसल कहा जाता है डेल्टॉइड। डेल्टॉइड को बॉक्सर मसल्स कहते हैं। रोइंग मसल किसको कहा जाता है? जो आप लोगों ने देखा ना, चप्पू चलाते हैं, रोइंग, रोइंग मसल किसको कहा जाता है? तो रोइंग मसल लेटिसिमस डॉर्सी को कहा जाता है। ठीक है। थ्रोइंग मसल किसको कहते हैं? तो थ्रोइंग मसल्स, डेल्टॉइड को भी थ्रोइंग मसल कहते हैं और सेरेटस एंटीरियर को भी थ्रोइंग मसल कहा जाता है। ऐसे ही सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, इसी तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो अब अगर आपको थ्रोइंग के लिए प्रैक्टिस करनी है तो आपको डेफिनेटली डेल्टॉइड, शोल्डर, अपर बॉडी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए आपको लोअर बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको हाई जंप और पोल वॉल्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा, एजिलिटी पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको 100 मीटर के लिए फोकस करना है तो आपको 100 मीटर स्प्रिंट के लिए अगर आपको फोकस करना है तो आपको स्पीड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो जिस गेम के लिए, जिस इवेंट के लिए आप चल रहे हैं या जिस इवेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसी की एबिलिटीज को अगर आप डेवलप करते हैं, उसी की मसल्स को अगर आप डेवलप करते हैं, तो इसी को कहा जाता है स्पेसिफिसिटी। ठीक है। P फॉर प्रोग्रेशन। डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? एकदम से डेवलपमेंट होता है क्या? नहीं ना। डेवलपमेंट कैसा होता है? स्लोली स्लोली, आराम आराम से डेवलपमेंट होता है। ठीक है। आप सपोज करिए आप कोच हैं, आप एज अ कोच, आपके पास कोई बच्चा आया और उस बच्चे को आपने बोला जाओ ग्राउंड के 5 चक्कर लगा के आओ। आपने उसको बोला एक काम करो, आज 1 घंटा 2 घंटा आपने उसको एक्सरसाइज करवा दिया। क्या ये सही तरीका होगा? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि वो बच्चा पहली बार आपके पास आया, आपने ये भी चेक नहीं किया कि क्या उसका प्रीवियस बैकग्राउंड है या फिर उसको इतनी नॉलेज है या नहीं है, उसकी प्रीवियस कंडीशन क्या है। वो सब कुछ हम चेक किए बिना हमने उसको इतना ओवरलोड दे दिया। क्या पता वो बीमार पड़ जाए, क्या पता वो इंजर्ड हो जाए, क्या पता वो इतना थक जाए कि कल वो ना आ पाए। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? एकदम आराम आराम से। तो आज आपने जितना भी किया, कल आप उसी को कंटिन्यू करें और जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाए, मतलब जब आपको लगे कि अब आप उसको आराम से कर सकते हैं, फिर आप उसको बढ़ाइए और बढ़ाइए और डेवलपमेंट तब होता है। तो ये होता है प्रोग्रेशन। फिर आता है ओवरलोड। ओवरलोड के बिना परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती। अगर ओवरलोड नहीं दिया जाएगा तो परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी। ओवरलोड क्या होता है?
जो आपकी जितनी भी क्षमता है उस क्षमता से ज्यादा आप पर प्रेशर दिया जाता है, आपको उससे ज्यादा ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि आपकी परफॉर्मेंस बढ़े। जितना आपको आता है, जितना आप कर सकते हैं, उतना ही अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप में डेवलपमेंट नहीं होगा। तो डेवलपमेंट के लिए जो भी आपके ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट करवाई जाती है। सपोज करिए आप ट्रैक का 400 मीटर भाग सकते हैं, उससे ज्यादा आपको तकलीफ होती है, आप नहीं भाग पा रहे, बट आपको 2 राउंड भगाए जा रहे हैं, आपको यही ट्रेनिंग है कि आज आपको 2 राउंड लगाने हैं, आपको प्रॉब्लम होगी। बट आप 2 राउंड को जब 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूअसली लगाएंगे तो डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद आप आराम से वो 2 राउंड लगा पाएंगे, ठीक है। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलोड, कि आपको डेवलपमेंट के लिए जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा काम करवाया जाए। रिवर्सिबिलिटी, अगर कोई इंजरी हो जाती है या फिर आपकी परफॉर्मेंस या फिर आपकी ट्रेनिंग रुक जाती है तो आपकी परफॉर्मेंस जैसी थी वैसे ही डाउन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी बेसिकली, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी में यही होता है कि अगर आप ट्रेनिंग रोक देते हैं या फिर कोई इंजरी हो जाती है, कंटिन्यू ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, तो आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही वापस डाउन हो जाएगी। इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, तो इसने डेवलप किया, बट जैसे अगर कोई इंजरी हो जाएगी तो ये वैसे ही उसकी जो एबिलिटीज है वो कम हो जाएंगी, ताकत कम हो जाएगी। टीडीएम, इट शुड नॉट बी बोरिंग। आपकी ट्रेनिंग बोरिंग नहीं होनी चाहिए, अगर बोरिंग होगी तो डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे और भी प्रिंसिपल है जो अभी हमने समझा। प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस, आपकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यू। अगर ट्रेनिंग में ब्रेक हो जाएगा तो रिवर्सिबिलिटी हो सकता है, परफॉर्मेंस आपकी कम हो सकती है। नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि आप सभी को एक जैसी ट्रेनिंग नहीं करवा सकते। कोई थ्रोअर है, कोई स्प्रिंटर है, कोई जंपर है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सभी की ट्रेनिंग एक जैसी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो सभी की ट्रेनिंग उसके एबिलिटीज और उसके गेम के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। प्लस 2 टाइप की तैयारी होती है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। कैसे शुरुआत होती है? जनरल टू स्पेसिफिक, बिगिनिंग टू एडवांस, लो लेवल टू हाई लेवल, इजी टू डिफिकल्ट, ऐसे ही तैयारी होती है। इसी को कहता है प्रोग्रेशन। नेक्स्ट आ गया आपका वैरायटी। टीडीएम नहीं होना चाहिए, बोरिंग अगर कोई ट्रेनिंग होती है तो इंप्रूवमेंट वैसे भी नहीं होगी, आपको मन ही नहीं करेगा प्रैक्टिस करने का। तो वैरायटी शुड बी देयर। अगर वैरायटी होगी तो ज्यादा मजा आता है ट्रेनिंग करने का। इसी के साथ द प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन, ठीक है। तो जब आप वार्म अप करते हैं प्रॉपर तरीके से, कूल डाउन करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपकी बॉडी में एक एक्टिवनेस रहती है और इंजरीज के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी, एक साइकिल में ट्रेनिंग आपकी होती है। आपने सबने ट्रेनिंग करी है, आप में से मैक्सिमम सभी लोग टीचर्स हैं, या फिर अगर आपका डीपीएड पिछली बार हुआ है तो फिर भी आप टीचर के लायक है, टीचर बन सकते हैं, तभी ये वैकेंसी आपके लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी ट्रेनिंग करवाई जाती है तो एक हफ्ते की ट्रेनिंग आपको मिलती है, उसी को रिपीट किया जाता है। आपको एक हफ्ते की ट्रेनिंग मिलती है। मंडे को क्या करोगे, ट्यूसडे को क्या करोगे, वेडनेसडे को क्या करोगे, थर्सडे को क्या करोगे, फ्राइडे को क्या करोगे, सैटरडे को क्या करोगे, संडे को रेस्ट करोगे। और जब ये पूरा हफ्ता आपका बीत जाता है तो उसी के बाद अगला हफ्ता भी वैसे ही शुरू हो जाता है। हर हफ्ते कोई नया प्लान नहीं बनता, वही प्लान बार बार रिपीट होता है, उसी को साइकिल कहा जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी, एक सही रेस्ट, सही रिकवरी जरूरी है, इसके बिना आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं ग्राफ दिखाऊंगी अभी आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोड, रिकवरी एंड एडाप्टेशन। अब इन तीनों का मतलब क्या है वो भी हम आगे समझेंगे और जानेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। 2 टाइप की चीजें होती हैं, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और दूसरा पैसिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज में खुद इन्वॉल्व हैं, या फिर किसी भी चीज में आप फिजिकली इन्वॉल्व हैं, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, वैसे, ठीक है। पैसिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपके ऊपर अप्लाई की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, अगर आप
वार्म अप की बात करते हैं, तो वार्म अप के लिए अगर आप कोई टूल यूज कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, या फिर कोई आपको टैपिंग कर रहा है, कोई आपको, जैसे आपने ना कोई रेसलिंग में जो उसका कोच होता है, ट्रेनर होता है, तो उसको टैप 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 करता है, तो ये कोच आपको कर रहा है, दिस इज अ पैसिव वार्म अप। ठीक है, आपको कोई मसाज कर रहा है, दिस इज अ पैसिव वार्म अप। आप खुद एक्सरसाइज कर रहे, दिस इज एक्टिव वार्म अप। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेनिंग में। तो ये सब चीजें और भी अच्छे से आप देखिएगा। ठीक है, तो आई रियली होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। एक डेफिनेशन ये और देख लेते हैं, एक बार ये और डेफिनेशन देख लेते हैं। सिलेबस सेम होता है क्या DSSB और PTI पंजाब का? नहीं, एक्चुअली में जो एलिमेंट्री लेवल की जो जॉब निकली है पंजाब PTI में, उसका सिलेबस वही है जो DSSB का और KVS का आप लोग देखते हैं। बट यस, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं पंजाब PTI के, वो थोड़े से, हम कह सकते हैं कि थोड़े से और स्पेसिफिक आएंगे, काफी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। तो मतलब ये थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ेगी पंजाब PTI की। जिस तरीके से नॉर्मली आप NPS KVS की तैयारी करते हैं, ये वैसे आपको देखने को नहीं मिलेंगे सवाल, थोड़े से अलग तरीके से सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे ओवरलोड सिंपल पूछा हुआ है कि क्या मतलब होता है ओवरलोड का। अब यहाँ पे सिंपल है, आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप नॉर्मली जितना काम करते हैं उससे ज्यादा आपको काम करवाया जाए। नॉर्मली जितनी भी आप ट्रेनिंग करते हैं उससे ज्यादा ट्रेनिंग करवाई जाए, उसे ओवरलोड कहा जाता है। इसके बिना इंप्रूवमेंट कर लोगे आप? नहीं। नॉर्मली आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे हो, पर जब एग्जामिनेशन आता है तो आप 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? डेवलप करने के लिए ना, इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हो। तो विदाउट ओवरलोडिंग इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। यहां पर भी यही दिया हुआ है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? लोड दिया मतलब ओवरलोड दिया। एडाप्टेशन हुआ, एडाप्टेशन का मतलब है कि आप उसको यूज टू हो गए, मतलब हैबिचुअल हो गए, मतलब आपको आदत पड़ गई है, आपने उस चीज को इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया कि अब आप आराम से कर पा रहे हो। एकदम से कोई ओवरलोड देगा तो हमसे नहीं हो पाता है, हमें प्रॉब्लम होती है, हम एकदम से वो लोड बियर नहीं कर पाते हैं, हमें डिफिकल्ट होता है करने में। पर जब हम उसको बार बार करते हैं तो फिर हमारी बॉडी एडाप्ट हो जाती है, और उसी को एडाप्टेशन कहा जाता है। हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है, और आराम से हम वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपकी बॉडी आराम से काम करना शुरू हो जाती है, वही टाइम है दोबारा से लोड बढ़ाने का। फिर जैसे आपकी बॉडी उस लोड को बियर करती है, एडाप्ट होती है, फिर आप लोड बढ़ा देते हैं। तो लोड कब बढ़ाते हैं? सवाल आ सकता है, देख रहे हो सवाल कहां से बनते हैं? सवाल ऐसे बनते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे लोड कब बढ़ाते हैं, व्हेन यू विल गिव द लोड। लोड कब दिया जाता है? जब बॉडी एडाप्ट हो जाती है, जब बॉडी एडाप्टेशन में होती है, तब आपको लोड दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी उसको बियर कर पाए। ठीक है, तो यही सब चीजें यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। ऑलराइट, ये ग्राफ जो मैंने आपको बताया था कि कहां से आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, देखिए अब ये ग्राफ को समझते हैं। ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये रेड कलर क्या है? ये स्टिमुलस है, विच मीन्स दैट ये ओवरलोड है। ओवरलोड को एक और नाम से जानते हैं, स्टिमुलस। ठीक है, जैसे ही आपको ओवरलोड दिया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस कुछ वक्त के लिए टेम्पररी डाउन होगी। डाउन क्यों होगी? क्योंकि आपको बॉडी थकेगी, फैटीग होगा, आपका बॉडी का फ्यूल सिस्टम, आपकी बॉडी का ग्लूकोज, आपकी बॉडी के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एटीपी, एटीपी-पीसी, ये सब कुछ कम होगा। जैसे ये कम होगा, आपकी बॉडी थकेगी, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। जब आपकी बॉडी थकेगी तब आप अपनी एक्टिविटी को रोक देंगे, और फिर होता है रिकवरी। फिर आप रेस्ट देंगे, आराम करेंगे, डाइट लेंगे प्रॉपरली, फिर आपकी बॉडी रिकवर करेगी। रिकवर करने के बाद जब आप इसको कंटिन्यूअसली बार बार ऐसा करेंगे, ओवरलोडिंग रिकवरी, ओवरलोडिंग रिकवरी, प्रॉपर ओवरलोडिंग प्रॉपर रिकवरी, फिर आपकी बॉडी एक अलग जोन में आएगी। उसे कहा जाता है सुपर कॉम्पेंसेशन या फिर एडाप्टेशन। तो एक और नाम आपको यहां पे समझ में आता है, सुपर कॉम्पेंसेशन।
सुपर कंपेंसेशन को एडाप्टेशन भी कह सकते हैं, जो मैंने भी आपको एडाप्टेशन समझाया था, एक ही बात है। तो ये ग्राफ आपको अगर समझ में आ रहा है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हाँ जी मैम समझ में आ रहा है। मुझे एक बार सब लोग जितने भी मुझे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मुझे एक बार कमेंट करके प्लीज बताइए कि क्या आपको ये जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एक बार मुझे बता दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम ज्यादा फोकस इंफॉर्मेशन पे कर रहे थे, तो ये टॉपिक हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, बट अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करवा लेती हूँ, ठीक है? तो रेडी हो जाइए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ऊपर इंग्लिश है, नीचे पंजाबी है। चलिए शुरू हो जाइए। विच मेथड इज कॉल्ड पीएनएफ? पीएनएफ मेथड को और क्या कहा जाता है? पीएनएफ मेथड को और क्या कहा जाता है? बैलिस्टिक मेथड कहा जाता है, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड कहा जाता है, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच कहा जाता है, या फिर स्पीड प्ले कहा जाता है? ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर इसका होगा करेक्ट आंसर इसका होगा पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच। ठीक है, कुछ लिखना चाहूंगी मैं आपको, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अब इसकी फुल फॉर्म क्या भी आपके एग्जाम में आ सकती है। एक सेकेंड, इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकती है प्रोपायो सेप्टिव न्यूरोमस्कुलर, प्रोपायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है प्रोपायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। पीरियड स्ट्रेचिंग हम क्यों यूज करते हैं? ये फ्लेक्सिबिलिटी में यूज की जाती है। अब ये कल मैं आपको बताऊंगी भाई फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, इसको कैसे डेवलप किया जाता है, ये सब हम कल भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि भाई आपको अगर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना है तो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आप बैलिस्टिक मेथड यूज करते हैं, स्लो एंड स्ट्रेच यूज करते हैं, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच यूज कर सकते हैं, उसी को पीनअप स्ट्रेचिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप एडवांस लेवल के एथलीट हैं और आप ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही मेथड होगा पीनअप स्ट्रेचिंग, जो कि पार्टनर स्ट्रेचिंग आपने करी होगी। पार्टनर स्ट्रेचिंग आप लोग करते हैं पार्टनर के द्वारा। बट अगर हम बात करें कि इनमें से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है बिगिनर्स के लिए, तो बिगिनर्स के लिए यहां पर आ जाएगा स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आता है। स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड ये बिगिनर्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग आर पार्ट ऑफ विच ट्रेनिंग मेथड? Jogging, swimming, cycling are part of which training method? Jogging, swimming and cycling are part of which training method? अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब आप बात कर रहे हैं जॉगिंग की, आप बात कर रहे हैं स्विमिंग की, आप बात कर रहे हैं साइकिलिंग की, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं, तो इसे हम समझेंगे
कंटिन्यूअस, इसे हम समझेंगे कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में, ठीक है। तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग किस टाइप की होती है? विदाउट ब्रेक, आप विदाउट ब्रेक जब एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं उसको कहा जाता है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, ठीक है। बाकी अगर आपको स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है तो स्ट्रेंथ के लिए हो गई आपकी वेट ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग किसके लिए होती है? इंटरवल ट्रेनिंग आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। इंटरवल ट्रेनिंग किसके लिए होती है? स्पीड एंड्योरेंस। अगर आपको स्पीड एंड्योरेंस डेवलप करनी है, स्पीड एंड्योरेंस का एग्जाम्पल हो गया आपका 800 मीटर, 1500 मीटर, 400 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर अगर आपको स्पीड एंड्योरेंस डेवलप करनी है तो इंटरवल ट्रेनिंग विल बी द बेस्ट ऑप्शन। फार्टलेग ट्रेनिंग भी आपके स्पीड एंड्योरेंस के लिए ही बेसिकली चलो मैं ये काट दूं यहाँ पे, ठीक है। फार्टलेग ट्रेनिंग बेसिकली आप एंड्योरेंस ही मानो इसको, स्पीड एंड्योरेंस ना कि केवल एंड्योरेंस के लिए ही होता है, केवल एंड्योरेंस के लिए आपका फार्टलेग ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग फॉर स्पीड एंड्योरेंस, वेट ट्रेनिंग हो गया आपका स्ट्रेंथ के लिए, और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग हो गया ये भी आपके एंड्योरेंस के लिए ही होता है, ठीक है जी। डन, ऑल राइट, बढ़िया, वेरी गुड गोइंग। चलिए, सबका सवाल का जवाब बिल्कुल सही था। ये बताइए, ऑल राइट, थोड़ा सा, हाँ जी, ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड, ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड, किसी भी कंपटीशन का ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है? आप कंपटीशन से पहले जो प्लानिंग वगैरह करते हैं कि किस तरीके से कंपटीशन को जीता जाएगा, किस तरीके से compete किया जाएगा, कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा, किसकी क्या ड्यूटीज हैं, कौन किस प्लेस पर खेलेगा, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी बिफोर इवेंट की जाती है, टैक्टिक्स प्लान ड्यूरिंग कंपटीशन। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपने ये टैक्टिक्स वर्ड बहुत बार सुना होगा। टैक्टिक्स ड्यूरिंग कंपटीशन, जो ऑन स्पॉट आप डिसीजन लेते हैं कि किस टाइम पर क्या सिचुएशन पर आपको कैसा बिहेव करना है, किस सिचुएशन पे आपको कैसा परफॉर्म करना है, ऑन ग्राउंड जो आप रैंडम डिसीजन लेते हैं उसको टैक्टिक्स कहा जाता है। और बिफोर द कंपटीशन आप पहले से ही जो सोचते हैं कि इस कंपटीशन में ऐसा परफॉर्म करेंगे, इसमें ऐसा परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम स्ट्रेटेजी में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर स्ट्रेटेजी रहेगा। ऑलराइट, सभी ने सही जवाब दिया है। यहां से मुझे आपके आंसर से एक बात तो समझ में आ रही है कि आप सब लोग का जो ये जो लेवल है ये तो क्लियर है, मतलब ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ये सवाल अगर आप समझ पा रहे हैं, अप्रोच आपका अच्छा है, डेफिनेटली आप काफी अच्छे एग्जामिनेशन, काफी सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। Which of the following is considered as a genetic endowment? एक ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, अगर आप जेनेटिक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो जेनेटिक फैक्टर में यहाँ पर आपके सामने आता है, करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे स्पीड। जेनेटिक फैक्टर का मतलब है कि स्पीड एक ऐसा फैक्टर है जो आप ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी एंड्योरेंस आप डेवलप कर सकते हैं काफी अच्छे लेवल तक, फ्लेक्सिबिलिटी आप डेवलप कर सकते हैं काफी अच्छे लेवल तक, स्ट्रेंथ आप डेवलप कर सकते हैं काफी अच्छे लेवल तक, लेकिन जो स्पीड है वो बहुत अच्छे लेवल तक, बहुत हाई लेवल तक डेवलप नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि मसल फाइबर दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 मसल फाइबर को
स्लो ट्विच मसल फाइबर कहा जाता है, टाइप 2 मसल फाइबर को फास्ट ट्विच मसल फाइबर कहा जाता है। ठीक है, जो स्लो ट्विच मसल फाइबर अगर आपके हैं तो स्पीड डेवलप करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर वही लिखा हुआ है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड गोइंग, वेरी वेरी गुड गोइंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड गोइंग। ऑलराइट, एक दो सवाल और करेंगे, उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। द लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल इज कॉल्ड, हाँ जी, द लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल इज कॉल्ड, द लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल इज कॉल्ड माइक्रोसाइकिल, मैक्रोसाइकिल, मीसोसाइकिल और नन ऑफ द अबव। द लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मैक्रोसाइकिल। ठीक है, माइक्रोसाइकिल होता है आपका 1 to 14 डेज का और 7 डेज का। ठीक है, 1 to 14 डेज या फिर 7 डेज आप मान के चलो। मैक्रोसाइकिल होता है आपका मंथ्स टू ईयर्स। ठीक है, मीजोसाइकिल हो गया आपका 2 to 6 वीक्स। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता है ये भी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मैक्रोसाइकिल। ठीक है, ऑलराइट, चलिए एक लास्ट सवाल करेंगे। अब जो मैंने अभी आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग एक और सवाल, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, द ट्रेनिंग साइकिल विच हैज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ 3 to 6 वीक्स इज कॉल्ड, the training cycle which has normal duration of 3 to 6 weeks is called, and the correct answer would be, the correct answer would be mesocycle, जो अभी मैंने आपको बताया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, mesocycle। ठीक है, डन, ऑलराइट। तो ये सवाल का लेवल आपको समझ में आ रहा है, सवाल आपको समझ में आ रहा है। तो बेसिकली आज की जो क्लास थी आपकी वो एक इंफॉर्मेटिव क्लास थी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने शेयर करी अपने बैचेस के बारे में, किस तरीके से हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अपनी कंटेंट किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, पीडीएफ आपको पंजाबी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगी।